आते हैं। सुबह 10 बजे तक 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर टर्नआउट क्या रहा है, सबसे पहले हम ये दिखा लेते हैं, क्योंकि 5 राज्यों की 475 सीटों पर मतदान जारी है। बंगाल में सुबह 10 बजे तक 15% वोटिंग हुई है और केरल में लगभग 15.5%। जी हां, और पुडुचेरी में 16% मतदान हुआ है सुबह 10:30 बजे तक। असम में 13% मतदान की खबर आ रही है। तमिलनाडु में 8% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं, ये आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे और दिन चढ़ेगा लोग घरों से बाहर निकलेंगे और वोटिंग परसेंटेज से बहुत कुछ निर्भर करता है। सुबह 10 बजे तक का ये हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। इस बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। टीएमसी की ओर से संजय चक्रवर्ती लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी की ओर से अब हमारे साथ अनिला सिंह जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत। और इसके साथ ही जोईता बासु, वरिष्ठ पत्रकार, हमारी वरिष्ठ सहयोगी, हमारे साथ जुड़ रही हैं। लेकिन सबसे पहले जोईता बासु जी, मैं आपका ही रुख करती हूँ, क्योंकि पॉलिटिकल रिएक्शंस हम लेंगे बीच बीच में, लेकिन जो चुनाव चल रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से पश्चिम बंगाल, असम पर तो नजरें हैं ही, दक्षिण में भी जो चुनाव चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज 10 बजे तक का हमने बताया, आपको क्या लग रहा है? खासतौर से वेस्ट बंगाल में चूंकि निगाहें सबकी लगी हुई हैं और बीजेपी ये कह रही है कि पहले 2 फेजेज में निर्णायक बढ़त हम हासिल कर चुके हैं, उस लिहाज से आज के परसेंटेज पर सबकी निगाहें रहेगी। एक्चुअली पश्चिम बंगाल में ऐसे भी परसेंटेज काफी हाई होता है, 75-70 के ऊपर ही जाता है परसेंटेज। तो लेकिन इस बार दिखाई दे रहा है कि 80 के ऊपर, 90 के करीब चले जा रहा है कुछ जगह पे। तो वो एक तो होता है, हो सकता है कि ये 10% का जो एक्स्ट्रा है वो एंटी इनकम्बेंसी के कारण से आ सकता है। और आज भी लगता है हो जाएगा, 80 तो क्रॉस कर जाएगा। ऑफ कोर्स विपक्ष बोलते हैं कि जब पिछले इलेक्शन में जब इतना वोटिंग होता है, काफी सारे छप्पा वोट जिसको बोलते हैं, यानी कि रिगिंग जो होता है, वो होते चला रहा है पश्चिम बंगाल में। देखते हैं इस बार क्या होता है, क्योंकि इस बार तो एक रिएक्शन हिंसा की घटनाओं पर भी जोईता जी, क्योंकि आज भी सुबह से कई घटनाएं ऐसी आ चुकी हैं जो चिंता पैदा करती हैं। 2 फेजेस में भी ये देखा गया है। आरोप टीएमसी बीजेपी पर, बीजेपी टीएमसी पर लगाती रही है, लेकिन इन हिंसा की घटनाओं से अब क्या बदलता हुआ, क्या बनता बिगड़ता हुआ देख रही हैं आज? देखिए, पश्चिम बंगाल एंड हिंसा वो तो सिनोनिमस हो गया है, ओके। लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन हो गया है। और ये जो अभी इस बार जो वोटिंग हो रहा है, ज्यादातर साउथ 24 परगनास में जो वोटिंग हो रहा है, वो तृणमूल का गढ़ माना जाता है। और इधर ही 2 दिन पहले क्या हुआ, कैनिंग ईस्ट करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, शौकत मोल्ला उधर से खड़ा हो रहा है। तो उधर का शौकत मोल्ला, उधर का में कुछ गड़बड़ हुआ था, तो टीएमसी सपोर्टर वो सेंट्रल फोर्सेस को अटैक किया उधर। ठीक है। तो इसी से और सेंट्रल फोर्स को भागना पड़ा उधर से, क्योंकि गोली तो नहीं चलाया ना। गोली चलाते तो पूरा खत्म हो जाता सारे बात, लेकिन नॉट डन, गोली तो नहीं चला सका, तो इसीलिए सेंट्रल फोर्स को भागना पड़ा उधर से। तो इसी से आप लोगों को पता अंदाजा होना चाहिए कि क्या तरीका से क्या हो सकता है। डायमंड हार्बर, वो डायमंड हार्बर एरिया लोकसभा के अंदर आता है, दैट प्लेस इज इनफेमस, गुंडागर्दी वायलेंस के लिए बहुत ही इनफेमस है। और डायमंड हार्बर वो इलाका है जहां पर अभिषेक बनर्जी की बहुत ज्यादा चला करती है, और अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है, जिसके बारे में जिसके बारे में जोईता जी अभी बता रही थी। लेकिन अनिला मैम, अभी अभी आप मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। हालांकि मैं अगर पर्सनली ये कहता हूं तो वाकई काबिले तारीफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पिछले 6-7 साल में स्ट्रैटेजी बहुत ही वेल मैनेज तरीके से बनाई है। पहले तो केंद्र की सरकार में, शासन में आप लोग आए, फिर उसके बाद उन राज्यों पर फोकस किया जहां पर ऑलरेडी सरकार है, या जहां पर पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल पहले कभी भी सरकार रही है, तो उसे फिर आप लोगों ने रिवाइव किया। लेकिन आज की तारीख में आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग हो गई है। आप लोग गियर शिफ्ट पैटर्न में चल रहे हैं। आप गियर शिफ्ट पैटर्न में उन राज्यों में जा रहे हैं जहां पर कभी बीजेपी रही नहीं। पश्चिम बंगाल कभी भी बीजेपी रही नहीं, केरल कभी भी बीजेपी रही नहीं, पुडुचेरी में भी लगभग यही हालात हैं, और तमिलनाडु में भी यही हालात हैं जहां पर बीजेपी कहीं भी रही नहीं। आज की तारीख में बीजेपी को इन राज्यों की जरूरत क्यों है, और बीजेपी को, अगर यहां पर बीजेपी ने अलग अलग दलों के साथ में गठबंधन बनाया है, क्या आप लोगों ने कोई एक सैचुरेशन टाइम फ्रेम रखा हुआ है, कोई एक थ्रेशोल्ड रखा है कि इतने साल तक हम लोग छोटे भाई के तौर पर रहेंगे और आगे चल करके अपनी लकीर बड़ी कर लेंगे, जैसे बिहार में आपने किया? राशि जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ।
और आज जो कंटेस्ट कर रहे हैं किसी भी राजनीतिक दल से हो, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगी एंड लेट द बेस्ट कैंडिडेट विन फॉर द पीपल ऑफ दैट एग्जैक्टली इज द दिस ग्रेट स्पिरिट कंट्री। मैम, दैट एग्जैक्टली इज द स्पिरिट। तो दूसरी बात ये राशिद की आपने मुझसे पूछा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी स्ट्रेटजी क्या है, जैसे आपने पूरी स्ट्रेटजी यहाँ पर नरेट करी है। हमारी स्ट्रेटजी केवल और केवल एक है और वो ये है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और जब हम सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं तो हम अपने आप को किसी एक राज्य के अंदर तो सीमित नहीं कर सकते हैं। क्या हम ये तो नहीं कह सकते कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले बनी तो अभी इसी पे फोकस करेंगे, बाद में नहीं करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं, लेकिन है, बीजेपी की सबसे महिला प्रवक्ता होने के नाते देखिए अनिला जी, ये सवाल हमने पहले भी तमाम जो हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े उनसे पूछा, लेकिन आप चूंकि खुद महिला हैं और ये कहा जा रहा है टीएमसी की ओर से कि जिस लहजे में ममता बनर्जी का नाम लिया गया है, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम तो भाई बहुत अपने आचरण पर ध्यान देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर एक खास लहजे में दीदी बार बार बुला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीएमसी को उस पर आपत्ति है, टीएमसी की महिला नेताओं को उस पर आपत्ति है, तो आप क्या कहेंगी इस आपत्ति पर? मैं बिल्कुल इसका उत्तर दूंगी और 10 सेकंड दे दीजिएगा, बीच में कोई इंटरप्ट ना करें, ठीक है? महिला हूं, बहन हूं, दीदी हूं, माँ हूं, बेटी हूं, ठीक है? दीदी हमारे यहाँ किसको कहा जाता है? प्यार से, जिसमें प्यार होता है, अर्पण होता है, सम्मान होता है, मान होता है। हमारी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि पराई महिला जो है उसको या तो आप माँ या बहन के रूप में देखो, ये हमारी संस्कृति है। और दीदी किसको बुलाते हैं? जिसको आप मान देते हो, उसको सम्मान देते हो, उसको आप दीदी बुलाते हो। अगर उनको दीदी, और वो क्या कहती हैं? वो हमारे नेता को कहती है कि तुम दैत्य हो, तुम रावण हो, तुम दुर्योधन हो, तुम दुशासन हो। पर मैं जानती हूँ भगवान श्री राम में विश्वास रखने वाले जो हैं पराई स्त्री को हमेशा सम्मान की नजर से देखते हैं। माँ की नजर से देखेंगे या बहन की नजर से देखेंगे? बहन की नजर से देखेंगे तो दीदी बुलाया उनको। पर मैं पूछना चाहती हूँ टीएमसी से, लेकिन उसमें सम्मान कम है, ललकार ज्यादा है, ये कह रहे हैं ना टीएमसी के नेता, उसमें सम्मान कम है, ललकार ज्यादा है। और एक खास तरह से अगर आप दीदी को उच्चारण करते हैं या फिर बहुत धीमी आवाज से शुरुआत करके थोड़ा ऊंची आवाज में चले जाते हैं, तो ये ऐसा लगता है ना कि आप ललकार रहे हैं और यहाँ पर सम्मान कहीं पीछे छूट जाता है, ये कहना है टीएमसी का। अनिला जी, आप अगर मुझे पूरा करने देती तो इस पूरे रिदम में आप पूरी बात सुनती तो आपको भी अच्छा लगता और आपके व्यूअर्स को भी अच्छा लगता। बीच में टोक देने से ना एक पूरा फ्लो ही डिसकंटिन्यू हो जाता है। मैंने यहाँ पे चर्चा करी कि भगवान श्री राम में विश्वास रखने वाले किस नजर से महिलाओं को देखते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जिनकी मानसिकता रावण की होती है या रावण की बहन की मानसिकता जिनके दिमाग में बैठी होती है, अगर उनको दीदी बुलाया जाता है, उनकी नजर अगर गलत होती है तो उसमें उनको पाप दिखाई देता है। वो किस नजर से मोदी जी को देखती है? मैम, रावण की बहन यानी सूर्पणखा की बात कर रही हैं क्या आप? रावण की बहन कौन वाली? वो आप स्पेकुलेट कर लीजिए, वो किस नजर से देखती हैं? अगर उनको दीदी बुलाया जाता है और उसमें उनको अपमान दिखता अरे बाप रे है बाप, तो वो किस ये तो बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, ये तो बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। नहीं राशिद जी, आप मुझे बता दीजिए। संजय चक्रवर्ती जी को जवाब देना पड़ेगा इसका। तो संजय चक्रवर्ती जी सम्मान दे रहे हैं, वो कह रहे मुझे दीदी। अनिला जी का ये कहना है कि दीदी तो बहुत ही स्नेह के साथ में बोला जाता है, दिल की, और हाँ, दीदी अगर लंबी आवाज में कहा जाता है ना तो दिल की गहराइयों से निकलता है, यानी आवाज दे रहे हैं, दीदी, ओ दीदी, मुझे आपकी जरूरत है, इस तरह से आवाज दी। तो जिन लोगों की मानसिकता रावण की बहन वाली है ना, वो दीदी के नाम पर भी इसमें एक पॉलिटिकल एजेंडा ढूंढते हैं। ये अनिला जी का कहना, जवाब दें। और हाँ, अपना जवाब देने, सुन तो लीजिए, जवाब की शुरुआत में चूंकि बीजेपी का स्थापना दिवस है, एक बार शुभकामनाएं भी दे दीजिएगा अनिला जी को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके स्थापना दिवस, और लंबे समय तक आप ऐसे ही रहें और साथ रहें। काश कि ऐसा ही शिष्टाचार बाकी भी राजनीतिक आचरण में हर किसी के उतर है। बहुत अच्छी बात है। अब अपनी बात कहें, आगे बढ़ाएं। रावण की बहन वाला जो अभी उदाहरण दिया है अनिला जी ने। जी जी जी, मैं उसी के लिए मैंने उंगली उठाया था। ऐसा बात देखिए, बातों में विरोधाभास कितना है। पहले इन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद फिर श्री राम पे उतर है। मतलब वो राम से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं लोग। मतलब वही एक दूरी नहीं, आगे बढ़े हैं ना, आगे बढ़ करके किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, आगे बढ़ करके रोजगार की बात कर रहे हैं, ये आगे बढ़ करके बिजली सड़क पानी रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ करके सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं। वो अलग बात है कि सबका साथ के अलावा बाकी सबको साफ भी करने में लगे हुए हैं। मेरी बात, एक बात सिंपल बात ये बताइए कि अभी तक जितनी भी रैलियां हैं, जितनी भी मीटिंग हुई है, कभी एक बार बेरोजगारी की बात हुई, कभी महंगाई की बात हुई,
कभी इस तरीके से बिल्कुल हुई कोई है। ऐसी बात ये नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं बात हुई है। भाजपा की तरफ से एक बार भी नहीं बोला कि हमने इतनी बेरोजगारी बढ़ा दी, हमने इतनी महंगाई बढ़ा दी, हमने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, हमने तेल के दाम बढ़ा दिए। नहीं, अब तो कम हमने हो गया ना। गैस के जब से इलेक्शन की डेट आई है, पहले स्थिर हो गया और अब तो कम होने लगा है। नहीं जी, अभी भी 95 रुपए लीटर पेट्रोल है। आज मैं कल ही लेकर तेल खरीद के लाया हूँ, 160 रुपए का किलो तेल। अनिला जी रिस्पॉन्ड, ठीक है ना? अनिला जी जवाब कहीं दें। कुछ कम नहीं हुआ है। अनिला जी सवाल में दम है, इसके जवाब बारे में बात दें। नहीं अनिला करते, जी संजय जी के बेरोजगारी सवाल में बढ़ती दम है, चली जा जवाब रही है। और जवाब सबसे जवाब बड़ी जवाब चीज़, ठीक आप लोग- है, बहुत जल्दी। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात हाँ। सुन लीजिए। अभी तक जो है ये जितनी भी कोरोना की आप लोग रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन मुझे 5 राज्यों से जो यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है उसका रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। अभी उन 5 राज्यों में कहीं चर्चा नहीं हो रही कि वहाँ पे 5 राज्यों में कोरोना का क्या रिपोर्ट नहीं, है। मेरे पास वो भी रिपोर्ट है, लेकिन कोरोना पर मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ, वरना नहीं, मेरे मैं पास बात में बता रहा हूँ, वहाँ मैं पर बात एक्टिव बता केस की भी रहा हूँ, रिपोर्ट है, मैं सिंपल- मेरे पास मैं वहाँ पर सिंपल कोरोना बात- संक्रमण की भी मैं रिपोर्ट है, सिंपल बात बता वहाँ रहा से हूँ, वैक्सीनेशन क्योंकि मीटर की भी मेरे पास में जहाँ रिपोर्ट है, पे- लेकिन कोरोना की जहाँ डिबेट पे मैं कर ही इलेक्शन- नहीं रहा हूँ। जहाँ पे इलेक्शन होता है वहाँ पे कोरोना नहीं रहता है। जहाँ पे अनिला जी जवाब होती है, दें। वहाँ अनिला कोरोना जी, खाया जाता है। कोरोना ये- गैर इलेक्शन राज्यों में है। हाँ ठीक है, हो गया। संजय भाई हो गया। टीवी की अपनी बाध्यताएं होती हैं एक एक करके, क्योंकि राहुल लाल काफी देर से लाल हो रहे हैं, गुस्से में हैं, मैं गया नहीं हूं, तो एक बार अनिला जी रिबट करें, उसके बाद राहुल लाल के पास में चलते हैं। अनिला जी जी राशि जी, देखिए ऐसा है कि चाहे वो तेल के दामों का विषय हो या कोई भी विषय हो, भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ चाहे वो केंद्र की सरकारें रही हो चाहे वो राज्य की सरकारें रही हो, बड़े साफ गोई से हर चीज को सामने रखा है, पूरे देश के सामने रखा है। और शायद इसीलिए जो जनता का विश्वास है वो हमारे साथ रहता है कि भाई इन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं है। पर राशिद जी मैं क्या कहूँ, जिस प्रकार से ये लोग दोष लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, तो मैं यही कह सकती हूँ ना, साजिशों के थोड़ा हम भी शिकार हो गए, जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार हो गए। तो ये बारंबार हमको गुनहगार दिखाने की कोशिश करते हैं, पर तो ये जनता की अदालत में हम हर बार बरी होकर आ जाते हैं और ये कहते हैं कि इनका तो एक ही एजेंडा होता है, चुनाव जीतने का। भाई क्या करें, ये जो हैवी डिमांड होती है लोगों की, चुनाव जीतने के एजेंडे पर जब बात आई है तो यहीं पर राहुल जी से सवाल ले लेने का वक्त है। राहुल जी, एजेंडा किसका क्या है ये तो जनता तय कर लेगी, लेकिन अगर ये कहा जा रहा है दोनों ही पार्टियों की ओर से कि भाई हम तो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से मंच से जय श्री राम के नारे लगाए हैं और जिस तरह से पोलराइजेशन करने की वहां पर कोशिश हुई वो हम सबने देखा, और टीएमसी की तरफ से भी ममता बनर्जी ने जिस तरह कलमा पढ़ा या जिस तरह चंडी पाठ किया वो भी सबने देखा, और वो बिल्कुल एक राजनीति में शिफ्ट नजर आ रहा था ममता बनर्जी के। तो क्या जहां पर जिस मुद्दे पर पोलराइजेशन के जिस रास्ते पर इस चुनाव को ले जाना चाहती थी बीजेपी, क्या वहां लेकर चली गई है, या फिर ममता बनर्जी जो तुष्टीकरण की कोशिश कर रही थी वो उसमें कामयाब होती दिख रही हैं? एजेंडा क्या तय हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब देने से पहले अनिला जी को बधाई दे दूं। 41वां वर्ष काट है उनके भारतीय जनता पार्टी का, बहुत बहुत बधाई। 41 वर्षों में ये पार्टी काफी शानदार प्रदर्शन रहा है आपके पार्टी का। अब भारतीय जनता पार्टी का 2019 का लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के लिए भी बधाई कि आपने 40% मत प्रतिशत प्राप्त किया था आपने। हालांकि आपके लिए चुनौती है कि आप विधानसभा चुनाव में अपने मत प्रतिशत तो उसी जगह पे नहीं रख पाते, तो इस चुनौती से निपटना वो आपकी अपने आगे की रणनीति है। अरे बधाई तो महाराज दिल खोल के दीजिए, बधाई तो दिल खोल करके दी जाती मैंने है। दिल खोल कर दिया है। हाँ, कंजूसी करते हैं क्या राहुल भाई, इतनी कंजूसी ऐसे बधाई देंगे क्या? इंस्टॉलमेंट में बधाई थोड़ी होती है, बधाई तो बिल्कुल। बत्ती भी गुल हो गई राहुल जी। हाँ हाँ आगे हाँ, आपकी बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए राहुल भाई, आपकी बत्ती गुल नहीं होनी चाहिए, आप दिखने चाहिए मुझे। चलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए राहुल जी अब। हाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज की पश्चिम बंगाल का जो पूरा चुनाव है, उस पूरे चुनाव में हम लोग ये जरूर पा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ध्रुवीकरण के भरपूर प्रयास हुए। और भारतीय जनता पार्टी जो प्रारंभिक तौर पे जो चीज भारतीय जनता पार्टी प्रारंभिक तौर पे जो चीज चाहती थी कि कहीं न कहीं इसमें जो है कि विकास के मुद्दे पीछे छूट जाए, रोजगार के मुद्दे पीछे छूट जाए, और जो धार्मिक नारे हैं उसी तरह के नारों पे हो, तो ये इलेक्शन उस पीस पे जरूर चल रहा है। क्योंकि धीरे धीरे करके हम लोग देख रहे हैं कि मूल मुद्दे गायब हो गए। ममता बनर्जी के पास अपने बताने के लिए कई सारी चीजें थी जिसको वो काफी गंभीरता से बताती है, और यहाँ पे जो कुछ बड़े मुद्दे हैं जो अभी भी पश्चिम बंगाल के युवा रोजगार की बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, प्रधानमंत्री अलग सा मुद्दा उठा देते हैं इसमें, जैसे अभी राशि जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का योजना। राहुल भाई एक बात बताइए, राहुल भाई एक बात बताइए, आप लोगों को खुजली हो तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, आपको गुदगुदी हो तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, आपको छींक आए तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार, कोई कहीं पर दाढ़ी टोपी लुंगी को बयान दे तब भी आप यही कहेंगे क्या कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार? यहां पर तमिलनाडु में फ्रीबीज की राजनीति होती है, कहते हैं मुफ्त में ले जाओ कूलर, एसी, पंखा, टीवी, फ्रिज, ये सब लेकर के जाओ, तो इसके पीछे भी प्रधानमंत्री है क्या? यानी हर चीज के पीछे प्रधानमंत्री। अजीब बात हो गई।
अच्छा, एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल जोयता जी से है मेरा। जोयता जी, चूंकि एजेंडे की बात हो रही है, हम भटक ना जाए। जोयता जी, चूंकि एजेंडे की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने तुष्टीकरण और पोलराइजेशन की तरफ इसे शिफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन जनता जो पश्चिम बंगाल की, आप बेहतर समझती होंगी, क्या वो टिकी हुई है अभी भी महंगाई के मुद्दे पर? क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पार्टियां कोशिश तो बहुत करती हैं, लेकिन महंगाई का मसला, किसानों का मसला जितना चर्चा में रहा, और खासतौर से हमने ये भी देखा लॉ एंड ऑर्डर, क्योंकि कुछ देर पहले हम देख रहे थे एक पश्चिम बंगाल के वोटर, एक युवा वोटर कह रहे थे कि शांति और सुकून चाहिए हमें, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला उनके जहन में ताजा है, और जब वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो यही सोचकर निकल रहे हैं। क्या एजेंडा शिफ्ट करने में पार्टियां कामयाब हो पाई हैं इस चुनाव में, आपको लगता है जोयता जी, या फिर विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं टिका है अभी? अगर आप पूछ रहे हैं कि मुद्दा क्या है और पोलराइजेशन का मुद्दा, एक्चुअली देखिए, पोलराइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बंगाल में, उसको हेल्प कर रहा है वो बीजेपी को, एक तरह से हेल्प कर रहा है, क्योंकि वोटर ऑलरेडी बहुत ही पोलराइज्ड हो गया है। और ये एक्चुअली हुआ है ममता बनर्जी के कारण, तृणमूल के कारण। मैं तो बोलती हूँ लेफ्ट की टाइम से शुरू हुआ है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर वोट बैंक उनका खुद को, बिकॉज वो वोट बैंक एक साथ वोट करता है, 27% या 30% वोट अगर आपका ऑटोमेटिकली आ जाए, बाकी तो थोड़ा बहुत तो दूसरे कम्युनिटी से मिलने से तो ऑलरेडी हो जाता है ना, इलेक्शन में आप जीत जाएंगे। तो वो जो हुआ है उसका काउंटर एक्ट हुआ है, हिंदू पोलराइजेशन हुआ है। हाँ जोयता मैम, एक और चीज यहाँ पर है, शायद शुभ्रा भी यही पूछने और समझने की कोशिश कर रही थी, और ये बहुत ही सार्थक एक सवाल है मैम, जहां पर मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि जहां पर रिटॉरिक्स की बात की जाती है, जहां पर नारों की बात की जाती है, जहां पर धर्म आ जाता है, जहां पर गोत्र आ जाता है, जहां शांडिल आ जाता है, वहां पर विकास कहां है? क्या विकास का इशू इन 5 राज्यों में, 4 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश में बैक बर्नर पर है? क्या महंगाई का इशू बैक बर्नर पर है? क्या किसान का इशू बैक बर्नर पर है? क्या बिजली सड़क पानी बैक बर्नर पर है? क्या कृषि कानून बैक बर्नर पर है मैम? अच्छा, अगर आप ये देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर का भाषण देखेंगे, रिलीजियस कोई भी बात नहीं आता है। ही ओनली टॉक्स अबाउट कि विकास के बारे में बोलते हैं। फार्मर, इनफैक्ट लास्ट 2-3 दिन पहले जो मीटिंग हुआ, उधर वो बताया कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मैं बता रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाइए। फर्स्ट मीटिंग जो हम लोग कर रहे हैं गवर्नमेंट में के आने के बाद, वो किसान के वो जो 18,000 रुपीज जो किसान को नहीं मिला है, वो उसका पैसा देने के लिए फर्स्ट मीटिंग में वो डिस्कशन होगा। तो अब जब बोल रहे हैं कि तो प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं रिलीजियस पोलराइजेशन के बारे में, बिल्कुल ही नहीं। लेकिन रिलीजियस पोलराइजेशन काम कर रहे नहीं, विकास के मुद्दा गया नहीं है, एकदम ही नहीं गया है। इनफैक्ट ये जो जॉब्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और हाँ, अगर किसान की मुद्दा, जैसे अब सेंट्रल लेवल पे जैसे किसान की मुद्दा, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं है संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संजय जी, आप भले ही ये कहें कि हाँ विकास के मुद्दे पर आप भी हैं, लेकिन ये जो बीजेपी ने शिकूफा छोड़ा है कि जय श्री राम से ममता बनर्जी चिढ़ती हैं, इससे कितना नुकसान हो जाएगा आपको? क्योंकि यही वजह है क्या कि ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हुई दिख रही हैं, खुद को हिंदू साबित करती हुई दिख रही हैं, गोत्र बताती हुई दिख रही हैं, विकास का मुद्दा छोड़कर आप लोग भी तो इधर शिफ्ट हो गए और बीजेपी के पिच पर बैटिंग भी कर रही हैं? हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल क्या है कि ढिंडोरा लगातार, मैंने कहा ना सवेरे झूठ का ढिंडोरा इन लोग इतना पीटते हैं और आप कि आदमी को और आप संजय भाई है कि कुछ और आप संजय भाई ढिंडोरा आप क्या पीटते हैं? आप भी कहते हैं ना कि बाहरी लेकर के आ गए। आप यही, मेरी बात सुनिए संजय भाई, आप बोलिएगा, आप ढिंडोरा की बात कर रहे हैं ना, ढिंडोरा आप क्या पीटते हैं? आप कहते हैं ना कि ये लोग बाहरी लेकर के चले आए, जबकि ये लाते हैं किसको? प्रधानमंत्री को लाते हैं, गृह मंत्री को, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री को। आप किसको ले आए? जया बच्चन को। जया बच्चन फिर बाहरी नहीं है क्या? जया बच्चन बाहरी नहीं है क्या? मेरा एक सीधा सवाल का सीधा जवाब। जया बच्चन कलकत्ता की है, जया बच्चन बंगाली है, कलकत्ता की, वो बाहरी की बात नहीं हो रही है। आपकी बात बाहरी की नहीं हो रही है, नेताओं की बाहरी की बात नहीं हो रही है, प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है। ममता बनर्जी को चाहिए शरद पवार को चिट्ठी लिख दी, ममता ने हाँ, और विपक्षी दलों को चिट्ठी लिख दी। दीजिए जवाब दीजिए। तो मैं आपको जवाब दे दूं, दीजिए, ठीक है ना? क्लियर करके बात करिए। ये अभी जैसे कि अब मुद्दे की बात की है, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, तिलक की बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री भाजपा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री चोटी की बात करते हैं, सोनार बांग्ला की भी करते हैं।
सोनार बांग्ला में इसे केवल सोना ही बांग्ला को कोई सोना बनाया, आसाम को सोना क्यों नहीं बनाया, उत्तर प्रदेश को सोना क्यों नहीं बनाया, राजस्थान को क्यों नहीं बनाया, दिल्ली को क्यों नहीं बना रहे भाई? दिल्ली को भी तो बना देते। 7 सीटें दिल्ली के सांसद बना करके आए थे, तो 7 सीटें वहां से भी दिल्ली को बना देते। आप पहली बार जहाँ पे केंद्र खुद बैठी हुई है उसको सोना का बना नहीं पाया। 10 साल से शासन है आपका पश्चिम बंगाल में, लेकिन आप सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली को क्यों नहीं बनाया? शासन 10 साल में शासन नहीं है, इसी वजह से हम 2014 के भी चुनाव जीते, 16 का जीते, 19 का जीते, और लोकसभा के चुनाव में भी अगर हम जीत रहे हैं तो इसका मतलब हमारा शासन अच्छा है।